हर हर महादेव का हाल चाल बा हो सब बढ़िया बा। आज लाइव करे एक मन ना रहा, लेकिन हम कहे कि दरअसल का भरा दूध लाइव में कुछ न कुछ ग्लिच आई जात रही। हम कहा भाई आज हम लाइव प्रैक्टिस करत है, ये प्रैक्टिस वाला लाइव है हुए, लेकिन यहू प्रैक्टिस वाला लाइव में समस्या वही पुरानी, नई समस्या दबा नहीं जनबे करत जाता। समस्या एक बा भाई, जिस तरह से यह समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस सरकार के द्वारा जिस तरह से हमारी उपेक्षा की गई है, सवाल वो है सवर्णों की उपेक्षा। सवाल अच्छा, एक और कई लोग इसको सवर्ण वर्सेस और कर देते हैं। सवर्ण वर्सेस और नहीं है ये समस्या सवर्णों की है, परंतु बहुत सारे और लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। यकीन मानिए आप, बहुत सारे और लोग खड़े हैं हमारे साथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो चाहते हैं कि हम लोग, क्योंकि ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, भूमिहार, कई राज्यों में जाट, कई राज्यों में यादव, कई राज्यों में गुर्जर, समझ रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि कई राज्यों में जो इस राज्य में ओबीसी है वो किसी और राज्य में अपर कास्ट भी हो सकता है। ये समस्या है। आंदोलन करते हैं लोग कि हमको चाहिए, हमको चाहिए। एक समय हुआ करता था, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज की मांग करते थे। आज जातिगत आरक्षण की मांग के लिए आंदोलन होते हैं। हमारी जानते हैं समस्या क्या है, विशेष रूप से हिंदुओं की। हमारी स्थिति इतनी खराब है कि हम धर्म को बंधक बना के अपनी जेब में रखते हैं, धर्म को। और धर्म जो बंधक, जो बार बार धर्म को बंधक बनाता है, उसका वही हाल होता है जो भारत के हिंदुओं का हुआ है। कितनी बार हमें इतिहास ने बार बार हमें बोला समझो समझो समझो। महर्षि मनु की किताब जब पहली बार जलाई गई, पहली बार, तभी अगर समाज ने मिलकर एक उदाहरण दिया होता कि ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, क्योंकि मनुस्मृति में जो कुछ लिखा है उससे कई गुना ज़्यादा बकवास बहुत सारी किताबों में लिखा गया जो विदेशों से भारत आई हैं। कई गुना ज़्यादा बकवास लिखा गया उनमें, पर उन सब किताबों को जलाने की हिम्मत नहीं है किसी में। मनुस्मृति जलाने की हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि ये जो ठाकुर है, बनिया है, ब्राह्मण है, ये जो भूमिहार है, जाट है, यादव है, कोयरी है, कुर्मी है, जो गांव का जितने लोग, बाकी जातियों का तो नाम भी नहीं ले सकता, लेना चाहता हूं, मेरा मन चाहता है। वाल्मीकि, चलो वाल्मीकि का नाम ले सकते हैं, महर्षि वाल्मीकि के नाम पे। ये सब के सब जो पहली बार जिस वामपंथी ने इसको जलाया था हमारे बीच, हम के सामंजस्य को तोड़ने के लिए, अगर हम उस वामपंथी को उसी समय सबक सिखा देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि वो पहला स्टेप था। गोरों के कहने पे, अंग्रेजों के उकसाने पे, अंग्रेज जो थे वो क्रिश्चियंस थे, ये ईसाई। वैसे तो ईसाईयत भी खतरे में है बाय द वे, ऐसा नहीं है वो लोग बहुत ट्रायम्फ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको लगता है कि वो बहुत आगे जा रहे हैं, हमको दिख रहा है कि वो भी खत्म होने वाले हैं। जिस दिन अंग्रेजों के द्वारा पोषित वामपंथियों ने मनुस्मृति को जलाया, उसी दिन अगर तलवारें निकल जाती, हत्या के लिए नहीं, केवल ये बताने के लिए कि तलवारें निकल सकती हैं, उसी दिन अगर एक शुक्राचार्य, एक परशुराम, एक भीष्म पितामह, एक अर्जुन, एक भीम, उसी दिन यदि खड़ा हो जाता, पहले दिन जब निकाला गया था, तो आज आप ये दिन नहीं देखते। पर आपकी प्रॉब्लम पता क्या है, सवर्णों की विशेष रूप से, आपको लगता है ये साला मर रहा है, मरे, हमसे क्या मतलब। अब सब मर रहे हो ना। जिस पार्टी को आप मिनिमम 53% वोट देते हो पूरे देश में, अधिकतम तो 90% तक जाते हो, वही पार्टी ले आई है ये कानून। जानना चाहते हो कौन कौन लोग थे उस कमेटी में, भाजपा कितने नेता थे? अंजना ओम कश्यप जी को पूरा क्रेडिट इंडिया टुडे टीवी को। देखिए
ये वीडियो देखिए, किन लोगों ने ये कानून बनाए थे उनके नाम सुनिए आप, किस पार्टी के हैं वो भी सुनिए, देखिए। सबसे पहले तो इसके अध्यक्ष आपको बता देते हैं, जिनकी तस्वीर सबसे ऊपर लगी हुई है। अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह। दिलचस्प बात यह है कि नियमों की समीक्षा उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन जब इस पर विवाद हुआ और जब यह कहा गया कि इन नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ ज्यादती हो सकती है, तब दिग्विजय सिंह ने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने एक बार नहीं बताया कि यूजीसी का यह ड्राफ्ट उन्हीं की कमेटी के पास आया था। अब दूसरे सदस्यों पर आइए। इस कमेटी में कुल 30 सदस्य हैं। राज्यसभा के 10 हैं, लोकसभा के 20 सांसद। और आप इनमें नाम और इनकी पार्टी के बारे में पढ़ते जाइए, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले सिकंदर कुमार है राज्यसभा से बीजेपी के, फिर सी सदानंद मास्टर बीजेपी के, रेखा शर्मा बीजेपी के, अगर आपको याद हो विमेन कमीशन से जुड़ी हुई रेखा शर्मा, भीम सिंह बीजेपी, घनश्याम तिवारी बीजेपी, विकास रंजन भट्टाचार्य सीपीएम, मौसम बी नूर टीएमसी की तत्कालीन, सुनेत्रा पवार भी इसमें एनसीपी की तरफ से इस कमेटी में शामिल है, वो राज्यसभा सांसद है। अब लोकसभा पर आइए। लोकसभा की जब आप लिस्ट को देखेंगे तो यहां पर 20 है। सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल, ये बीजेपी के सारी लिस्ट में एक साथ पढ़ देती हूं आपके सामने। बृजमोहन अग्रवाल, शोभना बरैया, दर्शन चौधरी, अभिजीत गांगुली, हेमांग जोशी, संबित पात्रा आपको याद होगा, पुरी से सांसद, रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री, डी पुरंदेश्वरी, करण भूषण सिंह, बांसुरी स्वराज बीजेपी की दिल्ली में सांसद। अब आ जाइए आप, बीजेपी के ही कामाख्या प्रसाद तासा इसमें सदस्य हैं। अब कांग्रेस पार्टी के 3 हैं। अध्यक्षता दिग्विजय सिंह की है और जो सांसद लोकसभा के हैं उसमें बिमोल ओकोइजाम है, वर्षा गायकवाड़, डीन कुरियाकोस, और उसके बाद से समाजवादी पार्टी के 3 लोग शामिल हैं, जियाउर रहमान बर्क, जितेंद्र दोहरे और राजीव राय। रचना बैनर्जी। देखा आप लोगों ने, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, रोया रोया उखाड़ लो राजा। ये स्वर्गीय रमेश रंजन मिश्र जी की कविता की चंद लाइनें थी जो मैंने आपको सुनाई हैं। राजनैतिक ब्राह्मणवाद जानते हैं क्या होता है? राजनैतिक ब्राह्मणवाद वो होता है जहां पर राजनीति में लोग जो घुसे होते हैं वो अपनी सत्ता बचाने के लिए हर वो हरकत करते हैं ताकि उनकी सत्ता को चोट ना पहुंचे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो सवर्ण हैं। ये जितने नाम लिए गए, आपको अलग अलग जातियां, अलग अलग वर्ण सुनाई पड़े होंगे, मुझे केवल एक बात सुनाई पड़ी कि सब के सब राजनेता हैं, सब के सब अपने पुत्रों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं। इनमें से अधिकतर के पुत्र विदेशों में पढ़ते होंगे, इनमें से अधिकतर के पुत्र भारत में नहीं रहना चाहते। अधिकतर के पुत्रों को फर्क नहीं पड़ता, जब वो लौटेंगे तो अचानक से लॉन्च कर दिए जाएंगे। जैसे रॉकेट लॉन्चर होता है ना, रॉकेट से लप से लॉन्च हो जाता है, वैसे लॉन्च हो जाएंगे सब के सब। तो यही समस्या है। राजनीतिक ब्राह्मणवाद की कथा कुछ ऐसी है मित्रों कि आप कुछ इस बात को ऐसे समझिए कि गृहमंत्री अमित शाह है, उसका पुत्र क्या करता है, आईसीसी का वो चेयरमैन है। अब आपको लग रहा होगा बहुत टैलेंटेड है, वैसे कुछ काम अच्छे भी किए उन्होंने, ऐसा मना नहीं करूँगा मैं, अच्छे भी काम करें उन्होंने। अब जैसे ये हैं हमारे पप्पू भैया हैं, राहुल गांधी जी, या हमारे अखिलेश भैया हैं, या रामविलास पासवान के पुत्र जी हैं, क्या नाम है उनका, चिराग भैया हैं। ब्राह्मणवाद क्या होता है? ब्राह्मणवाद जो शब्द है, वामपंथियों ने इसको बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। ब्राह्मणवाद शब्द का मतलब ये होता है ऐसी सोच जिसमें पिता अपने पुत्र को अपने ही कार्य पे लगाए। तो इस मामले में एक बिहार के राजनीतिज्ञ हैं शकील अहमद जी, वो ब्राह्मणवादी नहीं निकले। पुत्र का भविष्य तो उन्होंने भी सिक्योर कर रखा है, ऐसा नहीं है, कोई पीछे नहीं है इसमें, वो क्रेडिट नहीं दे सकता मैं इनको, पर उन्होंने ये जरूर किया कि मेरा पुत्र राजनीति में नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये नया ब्राह्मणवाद है जहाँ पे ये लोग अपने स्थिति को मजबूत करते हैं। और इनके लिए जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके नाम पढ़े जा रहे थे, संबित पात्रा जी हैं, बताओ इसमें यही संबित पात्रा दिग्विजय को एक्सपोज करते हैं, दिग्विजय संबित पात्रा को एक्सपोज करते हैं।
बांसुरी स्वराज का क्या नाम आ गया इसी में। सब के सब वहीं बैठे थे। इनके रविशंकर प्रसाद, इनके भी कोई पुत्र पुत्री विदेशों में पढ़ते हैं। इन सब के आंखों के समक्ष इन सब के द्वारा डिस्कस किया हुआ बिल है ये। ऐसा नहीं है कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया। और एक बात बोल दूं, मुसलमान ने नहीं बनाया ये। मुसलमान की और समस्याएं हैं। पिछड़ापन उनकी सबसे बड़ी समस्या है, पिछड़ापन। उसी पिछड़ेपन का ये राजनीतिक भी फायदा उठाते हैं। मुझको और आपको जो सड़क पे मुसलमान परेशान करता है वो इनकी परेशानी नहीं है, पॉलिटिशियंस की। वो उसको एक्सपोज करके आपसे वोट मांगते हैं। पीड़ित वो भी है कहीं ना कहीं इन्हीं राजनेताओं द्वारा। पीड़ित तो मुसलमान भी है इन्हीं राजनेताओं के द्वारा। पर ये उसका भय दिखा के आपसे कहते हैं मुझे वोट डालो। आखिर ऐसा क्यों है कि जैसे देयर इज अ टाइम टू कॉल स्पेड स्पेड, व्हाई पीपल डोंट डू दैट। बहुत गहरा है गुरु, फ्रस्ट्रेशन बहुत नेक्स्ट लेवल की है। इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को धोखा दिया और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर ऐसे भाजपा वाले बोल रहे हैं कि देखा हमने सुप्रीम कोर्ट से तुम्हारे लिए आदेश करवा दिया। ऐसा है? अगर ऐसा है तो बताओ, बाकी आदेशों पर चर्चा कर लेते हैं कि वो भी तुमने अपनी तरफ से हमारे लिए करवाए थे या किसी और के लिए करवाए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट पे इतना ही, जब उस भाजपा के लोग अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऐसे दिखा रहे हैं कि हमने करवाया, क्षमा कीजिएगा, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। उनको समझना पड़ेगा इस बात को। अब आइए समझते हैं, भारत के देवतुल्य मनुष्य थे एक, उनकी कुछ बातों से भी मैं सहमत नहीं हूं, पर मुझे ये जरूर पता है कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों, जिन बातों से मैं सहमत नहीं था, अगर मैं उनके पास जाता, ईश्वर करें टाइम मशीन आया था कि मैं उनसे जाके मिल सकूं, मैं उनसे चर्चा करता, उनको बोलता, तो वो आज के राजनेताओं की तरह मुझसे बात नहीं करते कि चल निकल यहाँ से, दिमाग हिम्मत तेरे होगी तेरी यहाँ आने की। वो एक इंटेलेक्चुअल की तरह मुझे बिठाते, चाय भी पिलाते और बोलते हाँ बताओ कहाँ समस्या है। सुनिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शायद 1964 या 66 में बीबीसी के संवाददाता से बात कर रहे हैं और देश की स्थिति तभी, उनको दूरदर्शी व्यक्ति थे, आज की चिंता तब हो गई थी उनको। सुनिए क्या कह रहे हैं। Do you think democracy is going to work in India? No. And democracy will not work. For the simple reason, we have got a social structure which is totally incompatible with parliamentary democracy. What do you mean that it's based on equality, inequality, or it is based on inequality? Supposing it doesn't work, what alternative do you see? Well, if there's no the alternative, I would think, is some kind of communism. And why do you think that would help the country more? Would it raise the standard of living anymore? Yes, it does. How? Undoubtedly. I mean, who cares really for this election business? People want food, people want their material needs to be satisfied. In democracy, in America, yes, I agree. You see, the democracy works, and I don't think there ever. देख रहे हैं, पर डॉक्टर साहब एक चीज में फिर गलत हो गए। पता है कहाँ गलत हो गए? उन्होंने जो ये कहा कि अमेरिका में सब ठीक रहेगा, अमेरिका का भी हाल ठीक नहीं है। सोमालिया के मुसलमानों ने अमेरिका में लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर का घोटाला किया है। अमेरिका से डॉलर सोमालिया जा रहे थे, बड़े बड़े बैगों में भर भर के अमेरिका से पैसा सोमालिया भेजा जा रहा था। सोमालियंस इतना कांड कर रहे हैं वहाँ पर। सोमालिया जैसा देश, मतलब अमेरिका इतना कमज़ोर हो चुका कि सोमालिया लूट सकता है उसको। आइए आपको दिखाते हैं कि जो लोग आपके लिए खड़े होने का दावा करते हैं, उनके नाम तो आपने पढ़ लिए कि वो कैसे लोग हैं। आइए आपको ये दिखाता हूँ आपके लिए लड़ता कौन है। आपके लड़ रहे हैं विष्णु जैन जी, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे। आपके लड़ रहे हैं वो वकील जो बिना पैसा लिए आपका केस पहुंच गए लेके सुप्रीम कोर्ट में। और ये एक महिला है 80 वर्ष की, इंदिरा जयसिंह, कोई सिंधी महिला है जो कहीं पाकिस्तान से भारत आई थी, पता नहीं, शायद इसको बहुत प्यार से भेजा गया होगा। बाकी सिंधियों को तो ऐसे उनके परिवार वालों को काट के, जला के, छांट के
उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्जा करके। पर एक याद है आपको, एक कहा जाता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। मुझे ऐसा लगता है स्टॉकहोम सिंड्रोम से बड़े सारे लोग ग्रसित हैं कि जो मेरा हत्यारा है वही मुझको प्यारा है। आप समझ रहे हैं? इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम आता है, स्टॉकहोम नाम की एक जगह है, स्वीडन की राजधानी है। वहाँ पे क्या होता है कि एक बस जो है वो अपहरित कर ली जाती है आतंकवादियों के द्वारा। पर आतंकवादी उस बस के यात्रियों को इतने प्यार से रखते हैं कि यात्री जब बाहर आते हैं तो उन आतंकवादियों के बारे में उनकी तारीफ़ें करना, और बहुत आगे जाती है कथा, उनको प्यार हो जाता है उन आतंकवादियों से। उसी को स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा गया है, अपने हत्यारे को अपना मानना, या गैड सैड जी कहते हैं इट्स अ सुसाइडल एम्पैथी, आत्मघाती प्रेम, आत्मघाती क्षमा, जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के साथ की थी। आत्मघाती क्षमा, ये पृथ्वीराज चौहान, में हमारी जात का था, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरी जात का था वो। पर मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से 10% असहमत हूँ तो पृथ्वीराज चौहान से शायद 40% असहमत हूँ, 50% असहमत हूँ मैं। इनका भी वही हाल था जो अभी की सरकार का है, जो मोदी जी का है, जो अमित शाह जी का है। पृथ्वीराज चौहान का वही हाल था, अपनों को दबाओ, उनको ख़त्म करो और दूसरों को बढ़ाओ। आल्हा उदल थे, बड़े बड़े राजा थे इस देश के, जो हिंदू राजा थे, उनको दबा के रखते थे पृथ्वीराज चौहान। जब उनकी बारी आती थी क्षमा नहीं होता था, पर मोहम्मद गोरी आया तो उसको क्षमा दान दिया जाता है। इसी को कहते हैं सुसाइडल एम्पैथी, आत्मघाती क्षमादान। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमारे विष्णु जैन साहब कैसे लड़े हैं, ये देखिए आप ये वाला वीडियो। Not with great respect. Stay of the regulations will create a lot of problems. Your Lordship wants so. No, we are just saying 2012 regulations. so don't want law and order on the streets, my lord. We are already That's it. law and order on the streets. But law and order can come anywhere. 34, 35 and 45. Law and order can come from any. Item 34, 35 and 45. You take auxiliary for it. Yeah. That This can't happen. You generate a law and order problem, come to court and get the stay. This is not right. the complainants or victims can't be remediless. But So, there are they are not remediless, my lord. They are not remediless. Fears will continue. Not remediless, Lord. I will tell you, they are not very well, Lord. Your Lordship can do this. If they have any complaints, let them file the complaints. Let them file it. To that extent, Your Lordship may say. We are talking about the complainants whom you are representing. But may I just make a suggestion if it meets with your approval? If the concern is they can't be remediless, pending the 19th of March, when this matter will be heard, if there are any complaints which people from any quarter, any caste have, let them file it under these regulations. No. That is not going to serve the purpose. That will create lot of complications, Madam Minister. We are only concerned. We are not concerned about the general category complainants. We are right now concerned about the candidates who are marginalized. That their complainants, their redressal system should remain in force. That's right. So that's why we are saying that 2012 regulations will continue to have. No, they've been repealed. My lord. They've been repealed and superseded. We are saying today, that in exercise of our powers under Article 142, we further direct that the 2012 regulations will continue in force till further order. So great. Very well, my lord. Very well. My lord, item. I 34, don't make political issues. We are again warning. We are only examining purely constitutional issue. If you want to assist, you assist. Otherwise, Madam Indira will assist us. The Solicitor General will assist. My lord, I am appearing in item. Yes, sir, will assist as a constitutional issue. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. I am appearing in item 45. On the next Item. populates. If fresh matters will come before us, we will tag with those. What is that? So, My lord, my matter is listed. My lord. 45. Only one. Much obliged. कुछ लोग ऐसे हैं, अभी मैंने एक ट्वीट पढ़ रहा था, कोई मौर्य जी थे। मौर्य जी पहली चीज़ तो आप कैसे पहुंच गए वहाँ पे? अगर पूछोगे, समस्या पता थोड़ी क्या है, मौर्य जी से पूछो, कहेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। तो आप दलित कैसे हो गए? राजा का वंशज दलित हो सकता है भला? चंद्रगुप्त मौर्य से तो ज़्यादा पुरानी कथा भगवान राम की है। हम अपने आप को उनसे रिलेट करते हैं। EWS पता नहीं किसको मिलता है, हमें तो घंटा नहीं चाहिए EWS। हम तो चाहते हैं EWS हटे, पूरा रिजर्वेशन, पूरे के पूरे रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ मैं। EWS भी हटाओ, सब रिजर्वेशन हटाओ, EWS भी नहीं होना चाहिए, बात खत्म। इनकी जस्टिस सूर्यकांत की जाति बता रहे थे एक
रहते कि देखो ये ब्राह्मण है इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया। वैसे एक बात बता दूं मौर्य जी, आपको जो SC ST का जो रिकमेंडेशन लागू करवाया था ना, वो एक क्षत्रिय ने करवाया था। उसका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह ठाकुर था। वो ठाकुर एक लड़किया रहा जो तो देह रिजर्वेशन बाय द वे, समझा थे। पहले अंबेडकर साहब दे रहन, उन्होंने अंग्रेजन के सूबेदार बिटवा रहन, अंग्रेजी फौज का अधिकारी उनको बिटवा रहन उन देहरन रिजर्वेशन, समझा थे ना। ओकरे बाद तो के रिजर्वेशन देहेस BP सिंह, और ओकरे बाद OBC के रिजर्वेशन देहेस अर्जुन सिंह ठाकुर रहन सब, समझा था ना। तो यह तरह से जाति मत देखा, ये जो लिस्ट देखा है भाई तू, इतना सारी लिस्ट जो निकली है, इतनी सारी लिस्ट देखी आप लोगों ने, ये जो लिस्ट देखी आप लोगों ने, इस लिस्ट में अपर कास्ट ही अपर कास्ट भरे थे जिन्होंने ये UGC कानून लाया है, सब अपर कास्ट थे। इसलिए ये बोल के मत आरोप लगाइए कि अपर कास्ट है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं 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 नहीं, जस्टिस सूर्यकांत के बहुत बड़े बड़े निर्णय, यही जस्टिस सूर्यकांत जिन नुपुर शर्मा के बारे में ऐसे स्टेटमेंट दिए थे, मैंने इनकी घनघोर भत्सरना की थी उसी दिन कि आपकी हिम्मत कैसे उसे ऐसे स्टेटमेंट देने की नुपुर शर्मा पे। जब आप लिखित में नहीं दे सकते हैं न्याय के रूप में, तो आप मुंह से क्यों बोल रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें। तो ऐसा नहीं है मौर्य जी, आप गेम खेलते होंगे, हम नहीं खेलते, क्योंकि हमें आत्मबल हमारा इंटैक्ट है, टूटता नहीं इतने आसानी से। मेरा चैनल है ECHOLES ECHOLES। मौर्य जी जाइए जरा देखिए, आज से नहीं, पिछले जब से चैनल शुरू हुआ है कभी भी किसी सरकार को किसी जाति के लिए बायस नहीं रहा है। आर्टिकल 15 जो है ना वो हम फॉलो करवाते हैं, सॉरी आर्टिकल 25 पुराना वाला, अब तो नया कुछ आ गया है। अब ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, ये घनघोर बोलने वाले लोग, प्रेम शुक्ला और सुधांशु जी, घनघोर बोलने वाले लोगों की आवाज कितनी कम निकल रही है जब हमारी चर्चा होती है। देखिए सुनिए। उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने उस पर स्थगन आदेश दे दिया है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है पार्टी का विचार कि हम किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे और न्याय सभी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसा लग रहा है कि सर को जमीन में गाड़ लेंगे तो जो हत्यारा आ रहा है वो, इसे शुतुरमुर्ग अप्रोच कहते हैं, ऑस्ट्रिच अप्रोच, कि इग्नोर कर देते हैं टॉपिक को। पता सबको है क्या हो चुका है, हुआ नहीं है, हो चुका है। जो बटेंगे तो कटेंगे नारा हमारे बाबा जी ने दिया, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री जिसने उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पे डाला, उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को वो उठाकर चौथे नंबर पे ले आया देश में, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। वो जो बाबा है हमारा, उसने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान, क्षमा करना मेरे शब्दों के लिए, पर तुम जैसे बेशर्मों ने उस प्यारे से धागे को तोड़ने का काम किया है अपने राजनीतिक फायदों के लिए। मैं दोबारा बोलूंगा ये बात, हटा के दिखाओ बाबा को उत्तर प्रदेश से, तुम लगाओ अपने एड़ी चोटी का जोर, देखते हैं क्या होता है। हल्के में ले रखा है क्या? हल्के में लिया हुआ है, लगता है उखाड़ लोगे कुछ, कोशिश करो, कोई रोक थोड़े रहा है, करो कोशिश भाई, कर लिए कोशिश। अब ये हो रहा है कि हमारे वही भाई, हमारे प्यारे OBC के भाई, SC ST के भाई, अब वो सड़क पे उतरे हैं कि ये स्टे क्यों लगा है 19 मार्च तक। हो गया ना, एक हैं तो सेफ हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सेफ्टी दे रहे हो आप सबको। मतलब शब्द कड़वे हो ही जाते हैं, क्या किया जाए। कड़वे शब्दों से याद आया निशिकांत दुबे, जौने जगह से इसका चुनाव होता है वहां की जनता अंधी बहरी है क्या? अपने लौंडे को ये शायद लंदन विदेश में पढ़ाता है और हमारे तुम्हारे लिए कानून लेके आता है। इस बार निशिकांत दुबे की सीट बचनी नहीं चाहिए। जहां से भी ये आता है वहां के सवर्णों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ठाकुर, बाभन, बनिया, भूमिहार,
अगर कोई सुन रहा है इसके क्षेत्र का व्यक्ति मेरी इस बात को, इसको वोट नहीं मिलना चाहिए। इस बार यह संसद आपके वोट से नहीं जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। मैंने हमेशा कहा, बार बार कहा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है और हम उस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिस प्रधानमंत्री ने जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया। यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि सवर्ण पिछड़ों के बारे में ध्यान दिया। 10% आरक्षण यदि नहीं रहता, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ देवघर में, एक छोटे से जगह में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ के भी 10 बच्चे आसपास के उस मोहल्ले के 2020 के बाद जो है कम्पीट किए हैं। वो आज IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हाय तौबा की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया है और इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी आपको कन्फ्यूजन दिखाई देता है वो आर्टिकल 14-15 के हिसाब से ठीक हो जाएगा। और कल आपने देखा कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो चीज़ें कहा जा रहा है वो सही है। और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वो UGC रेगुलेशन कायम हुआ था। विरोध यदि कहीं होना चाहिए था तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध होना चाहिए था, लेकिन विरोध कहाँ है? विरोध जो है यहाँ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बातें कही है। कल कहा है कि 75 साल हो गया आज़ादी के और अब समानता के अधिकार पर सबको जीना चाहिए। उन्होंने तो कई एक बातें कही हैं जिसका कि मैं पहले से ही तैसी रहा हूँ कि कॉलेजों में जो हॉस्टल्स बन रहे हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, OBC, ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। समानता, अब तो अंतर्जातीय विवाह इतने होने लगे कि कौन किस जाति के साथ विवाह कर रहा है, नोबडी नोज। हम अपने शहर में रहते हैं, दिल्ली में और मुंबई में, हमारे बगल का पड़ोसी किस जात का है, किस राज्य का है, ये भी लोग नहीं जानते हैं। तो देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है और जो कुछ भी किया सुप्रीम कोर्ट का, हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री इस देश में सभी लोगों के साथ न्याय किया है और उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए। और जो भी इस तरह की घटिया, ये आदमी गोड्डा नाम की एक जगह है झारखंड, जहाँ से चुना जाता है, लगातार सांसद रहा है कई दिनों से, इसलिए इसका मानसिक संतुलन हिल गया है। समझ रहे हैं आप? ये जो आदमी है, इसको वहाँ पे जहाँ से ये आता है वहाँ पे सवर्णों की अच्छी खासी संख्या है। गोड्डा झारखंड का एक जगह है, अच्छी खासी संख्या है सवर्णों की, जो और पढ़े लिखे सवर्ण हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो मैं चाहता हूँ वहाँ का अगर कोई सवर्ण देख रहा हो, समझ रहे हैं, अगर वहाँ का कोई सवर्ण ये देख रहा हो आज का ये शो, झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र में आता है इसका, तो अगर कोई सवर्ण देख रहा है इसको, जो इसके चुनाव क्षेत्र से है, तो इस बात को गांठ बना के बांध लो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। और एक बात निशिकांत दुबे, मैं बहुत साफ कहता हूँ, और इसके लिए अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। मैं सुशील सिंह किसी संविधान के कारण में शरीफ आदमी नहीं हूं, किसी कानून के डर से मैं शरीफ आदमी नहीं हूं। मैं शरीफ आदमी इसलिए हूं क्योंकि मेरे भगवान राम ने मुझे मर्यादा सिखाई है, क्योंकि मुझे भगवान कृष्ण ने भगवद गीता दी है, क्योंकि मुझे परशुराम ने पिता की सेवा करना सिखाया है। इसलिए मैं शरीफ आदमी हूं, इसलिए मेरे अंदर शराफत है, क्योंकि मेरे जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं वो जगह पे हैं। सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ कहते हैं कि यदि कोई प्रेम में आपको जूठे बेर खिलाए तो आप ये मत देखिए कौन किस जात का है, आप जूठे बेर खाइए। मेरी सिविलाइजेशनल वैल्यू है ये। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके संविधान में क्या लिखा है। मैं इसलिए अच्छा इंसान हूँ, मैं इसलिए कानून का पालन करता हूँ, जैसा कि अल बरूनी ने कहा था अपनी किताब में, अल बरूनी का भारत में, कि हिंदू जो है वो कानून का पालन इसलिए नहीं करता कि वो किसी भगवान से डरता है, वो हिंदू कानून का पालन इसलिए करता है क्योंकि वो ऐसा ही है। तो मैं ऐसा ही हूँ। मैं आपके कानूनों का पालन इसलिए नहीं करता कि आप मुझे कॉलर पकड़ के करवा रहे हैं, करो। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। अपने जो मेरे पुराण हैं, वेद हैं, भगवान हैं,
उनसे जो मैंने बातें सीखी हैं वो मुझे कहती हैं कि नहीं, शराफत में सबसे अच्छा मर्यादा, क्रोध की भी मर्यादा होती है। आप हैं जो लक्ष्मण रेखा बार बार पार कर रहे हैं निशिकांत दुबे जी, हम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। सुनने में मुझे थोड़ा बुरा भी लगा था, पर अजीत भारती भाई ने जो आप पे बोला था ना कि ठाकुर वाला जूता गोड़वा में लगा के ऐसे पैर में पकड़ के अब पिछड़वा पे ऐसे, तो आपके लिए बोला था कि धर्मेंद्र प्रधान किसी के लिए बोला था, उन्होंने बड़ा बढ़िया बोला था वो। क्योंकि ना आप लोग सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं 12 साल में। यार कांग्रेस को दोष देते हो तुम, कांग्रेस वाले कम से कम 60-62 साल राज किए, तब तुमको लगता है वो घमंडी बन गए हैं। तुम साला 12 साल में घमंडी आ गए, अभी हुआ ही कितना साल था तुमको? ऐसा लग रहा है कुकुरे घी पियाई दे, हजम ना ही होत बा। अब ये दिखाते हैं हम आपको कि ये चंद्रशेखर रावण नाम का एक व्यक्ति है। उससे पहले एक बात याद आ गई, एक चीज समझिए आप लोग, जो अभी जैसे ही ये आया था, ये जो यूजीसी आया, तो हमने देखा जितने भी लोग टीवी चैनल के बड़े बड़े एंकर हैं वो सबके सब एकजुट हो गए और सबके सब ने इसकी भत्सरना की, इसकी निंदा की और कहा कि ये काले कानून वापस होने चाहिए। एक जो महीन लाइन है, एक जो लकीर है, उसको ये लोग भूल गए। वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने गोदी मीडिया खड़ा किया था, इन सबको खड़ा किया था। किसको हटा के खड़ा किया था? पुण्य प्रसून वाजपेयी, रविश कुमार, अभिसार शर्मा, दीपक शर्मा, जो पुराने जो लोग एक जमाने में याद है वो नीरा राडिया की जो ऑडियो रिलीज हुए थे, जो बरखा दत्त टाइप के लोग सरकारें बदलते बनाते बिगाड़ते रहते थे, जो 60 गांठ करते थे, पुराने वाले थे। पर जिस दिन आपने इनका विरोध किया है, चाहे वो सुशांत सिन्हा भाई हो, चाहे वो अमिताभ सर हो, इन सबको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यकीन मानिए, आप, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। यही कारण है जब मैं रूबिका लियाकत जी का जब मैं शो देख रहा था, मैंने देखा वो कोई लाइन नहीं पार कर रही थी, वो बहुत सधी हुई थी, विद इन द पॉइंट अपनी बातें रख रही थी वो, अंजना मैडम को भी। तो अगर जिन चैनलों के जो मालिक हैं, अगर वो मजबूती से इन लोगों के पीछे खड़े रहे, तब तो इनकी नौकरियां खतरे में नहीं है, अन्यथा जय जय सिया राम हो जाएगा इन सब का। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब यूट्यूब पे मिलेंगे आपको। जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है उसको उम्मीद रही होगी कि ये लोग पॉजिटिव बोलेंगे और इन्होंने नहीं बोला, तो उसका बदला तो लेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि पुरानी आदत है रिवेंज लेने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई रिवेंज नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली राजनीतिक रिवेंज की बात कर रहा हूँ। पुरानी आदत है, जरूर लिया जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए ना, हमारे गृह मंत्री जी को जिसने जेल भिजवाया था, जब वो गुजरात में तड़ी पार कर दिया था उनको, वहाँ से जिसने उनको जेल भिजवाया था तड़ी पार, उसको जेल ले गए ना, क्योंकि वो तो होता है भाई, उतना तो कर्टसी होती पॉलिटिकल की, जो तुम करोगे हम तुम्हारे साथ करेंगे। वो पॉलिटिकल कर्टसियाँ भुला के अगर जनता के लिए काम होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आइए, सुशांत सिन्हा भाई का एक शो है, देखिए। वैसे जब से गोदी मीडिया बने थे मुझे नहीं पसंद आते थे, पर जब ये हुआ यूजीसी तो ऐसी इन्होंने रंगत दिखाई, मुझे तो मजा आ गया यार। सुशांत भाई, हेड्स ऑफ टू यू। ये देखिए सुशांत भाई क्या कह रहे हैं, सुनिए। यूनिवर्सिटी और कॉलेज को चलाने वाली संस्था यूजीसी की आज कोर्ट में कितनी फजीहत हुई है, चीछा लेदर हो गई जी यूजीसी की। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले पर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसे सुनकर कोई भी हिल जाए। आपको कुछ जरूरी और बड़ी टिप्पणियों के बारे में बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमने दखल नहीं दिया तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, यह समाज को बांट सकता है और इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यूजीसी के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनके नियम से समाज बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है, सड़क पर उतरे हुए लोगों को समझ में आ रहा है, उनके मां बाप को, बच्चों के मां बाप को समझ में आ रहा है। यूजीसी में कौन अधिकारी बैठे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि समाज बढ़ जाएगा। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पहली नजर में नियम की भाषा अस्पष्ट है, इसका मिसयूज हो सकता है। यानी जो लोगों को दिख रहा था वो चीफ जस्टिस को दिख रहा था, सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा था कि भाई इसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा।
यहां लोग भ्रांति भ्रांति कह रहे थे कि भ्रांति है, क्रांति हो गई है कोर्ट के अंदर। सीजीआई ने कहा कि अभी जो नियम है उससे तो कुछ लोग इसका फायदा उठाएंगे। यानी यूजीसी के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने समाज के लिए खतरनाक बता दिया और इस पर रोक लगा दी। यानी सिर्फ ऐसे वैसे रोक नहीं लगी है, यूजीसी के नियमों की धज्जियां उड़ गईं और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इससे समाज बढ़ जाएगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों की फाइल खुली तो सुप्रीम कोर्ट के जज गुस्से में आ गए। कोर्ट ने जो नियम देखे उसे देखकर वो अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम पीछे जा रहे हैं क्या बॉस? इसी तरह कैंपस में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल के सुझाव पर भी चीफ जस्टिस भड़क गए। कहा कि फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए डोंट डू दिस, ऐसा मत कीजिए। हम सब साथ रहते आए हैं, भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। आप सोच रहे हैं बॉस, चीफ जस्टिस का पारा हाई हो गया देख के कि क्या ही है यूजीसी ने नियम बनाया है बॉस। हम अमेरिका हैं क्या कि अलग अलग स्कूल बनेगा, अलग रंग के लोगों के लिए अलग हॉस्टल बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तीखे सवाल भी पूछे। कोर्ट ने पूछा कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई तुमको? कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि रेगुलेशंस में रैगिंग को काहे नहीं शामिल किए, जबकि यह कैंपस में सबसे बड़ी समस्या है रैगिंग। उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए कि अनुसूचित जाति के किसी छात्र ने दूसरे समुदाय के छात्र के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, तो इसको रोकने का क्या उपाय है आपके पास? यानी जो जो सवाल हमने पाठशाला में उठाए थे वही कंसर्न सुप्रीम कोर्ट का था। ये सब वही बातें हैं जो हमने पिछले कई दिनों से पाठशाला में आपसे कही। जब हम समाज को एक करने की बात कर रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हिंदू एक होता दिखने लगा है, तो आप जातियों की बात करके हिंदू को बांटने का प्रयास क्यों कर रहे हो भाई? उस वक्त यूजीसी के ऐसे नियम कैसे आ गए जो जाति के आधार पर बंटवारे को बढ़ा? देख रहे हैं, इसमें 2-3 बातें दिखी मुझे इस वीडियो को देख के। पहले तो एक सजेशन दे दूं मैं नवभारत टाइम्स वालों को कि स्पष्ट की बजाय अस्पष्ट लिख दिया था, तो वो गलत है। दूसरा ये है कि कुछ लोग जो ये त्यौहार मनाने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों, अरे भैया 19 मार्च के तक स्टे लगाया गया है उस पर, निरस्त नहीं हुआ है। कहाँ किस बात की खुशी? एक तो हमारा समाज, विशेष रूप से हिंदू समाज, इनको शायद बड़ी खुशियां मिलती ही नहीं है। छोटी छोटी खुशियों में ओवर सेलिब्रेट करने लग जाते हो यार। ये गुलाल वुलाल क्या और लगा रहे हो एक दूसरे को? नॉर्मल रहो। तुम्हें क्या लगता है? पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी सरकार को इस तरह का कोई यूजीसी रेगुलेशन एक्ट लाना ही नहीं चाहिए था, पहला। दूसरा, तुम जो त्यौहार मना रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये जो ओबीसी एससी एसटी समुदाय के लोगों को लगा वाह वाह बहुत अच्छा हो रहा है? थोड़ा हम्बल हो जाओ यार। ये समझो कि अगर ये जा रहा है तो इसलिए जाएगा, इसलिए निरस्त होगा ये कानून क्योंकि ये गलत है, अनजस्ट है। ये कोई सेलिब्रेशन वाली बात नहीं है। भले ही ब्रिटिश ने कितना ही आपके अंदर जातिवाद का कीड़ा घोला हो, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि एससी एसटी समुदाय के साथ ओबीसी ने बहुत गलत किया है और जनरल ने बहुत गलत किया है। सबने गलत किया है एससी एसटी समुदाय के साथ में। और थोड़ा बहुत मैं उदाहरण देता हूं, जैसे महाराणा प्रताप के साथ जो शेड्यूल ट्राइब कहे जाते हैं, भील, महाराणा प्रताप के साथ ऐसा लड़े कि सबके होश उड़ा दिए उन्होंने। तो ये याद रखिएगा, वहां पे कोई आगे पीछे अगड़ा पिछड़ा नहीं होता था। भीमराव अंबेडकर स्वयं लिखते हैं कि भारत देश में ब्रिटेन को स्थापित करने में सबसे बड़ा हाथ शेड्यूल कास्ट के लोगों का है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का है, जब इन्होंने अंग्रेजों की सेनाएं ज्वाइन करी। शुरुआत में जब गोरे आए थे तो हम जो क्षत्रिय, तो वो तो क्षत्रिय तो राज ही कर रहे थे, उनके राज्य थे सबके। ब्राह्मण मलेच्छों के सख्त खिलाफ था और ब्राह्मणों का पूरे देश में वर्चस्व था। जो चित्पावन कुल के ब्राह्मण थे, मराठों का साम्राज्य पूरे देश में था। तो हमारे खिलाफ खड़े हुए तो यही लोग। और क्यों खड़े हुए? क्या ऐसा नहीं किया हमने जो हमारे खिलाफ खड़े हो गए? सब बहुत गहरे सवाल हैं इस तरह से। और तीसरा प्रश्न, जो कुछ एक दो अंकल लोग दिख रहे थे वो स्टूडेंट तो नहीं थे यार। सुशांत भाई आई लव यू, बट यार वो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं थे। अब आइए देखते हैं, ये एक है सुशांत सिन्हा के बाद आपको दिखाता हूँ, एक सलीम है, सलीमोआ,
समझा था। हमारे पिताजी सबके ऐसे कार अब्दुल हुआ यहाँ आओ, ऐसे बुलाओ जब कुछ चाय पिए खो उनके तब ऐसे सलीमुआ हो एक नाम हो योगेंद्र यादव, बिना पढ़े लिखे डिबेट पहुंच जाता ही क्या लगा था हम लेफ्टी, हम कम्युनिस्टों के दद्दा हैं हम। एक सलीमुआ के जोन दादाजी रहन ओकर गर्दन मुसलमान काट देहन, एकर जोन बाप रहा ये भगवान कृष्ण के शायद एकर बाप नहीं मानत रहा, लगभग करत नहीं मानत। एकर जोन बाप रहा योगेंद्र यादव का, ये अपने बेटवा के नाम सलीम और बेटिया के नाम को मुसलमान नाम दे दिए। यही कहते हैं सुसाइडल एम्पथी, समझाते हैं ना, आत्मघाती प्रेम कि अपने बाप के कातिलों के धर्म का नाम मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं। वही बात है ना कि जब भी किसी अपर कास्ट की पुत्री का विवाह लोअर कास्ट का लड़का के साथ हो जाता है तो उससे बदला लिया जाता है, ऑनर किलिंग किया जाता है। लेकिन वही अपर कास्ट की लड़की कोई मुल्ला भगा ले जाता है तो अपर कास्ट वाले क्या करते हैं, हमने पिंडदान कर दिया। क्यों भैया, फट रही है वहां पे, फट रही है आपकी जो पिंडदान कर रहे हो, वहां भी तो खड़े हो। ये दोगलापन है। अब देखिए ये दोगलापन जो मैं, इनके पिताजी शायद उनकी मृत्यु हो गई है, उनको नमन मेरा, सलीम के मतलब योगेंद्र यादव के, कोई मेरा कुछ पर्सनल थोड़ी लेना देना है, वैचारिक चल रहा है इस टाइम पे। व्यक्तिगत रूप से सलीम भी अच्छे ही होंगे कहीं ना कहीं, भले कितने ही बड़े लेफ्टी हों, इनका अलग विचारधारा हो। सुनिए जब इनको किसी ने टोका, द्विवेदी जी ने जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो ये डिबेट ही छोड़ के निकल ली, कर हमको नहीं पता फिर कभी बात करेंगे। सुनिए। अश्विनी जी, क्या वाकई जनरल कास्ट का कोई छात्र भी शिकायत कर सकता है क्या नए रेगुलेशंस में? अब रुक जाइए योगेंद्र जी, अब 2 मिनट सुन ही लीजिए। योगेंद्र जी, ऑब्जेक्टिव 2026 के रेगुलेशन का मैं पढ़ देता हूं, मेरे पास है। टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन and to promote full equity and inclusion among the stakeholders in higher educational institutions। और फिर 3C क्या कहता है? Caste based discrimination means the discrimination only on the basis of caste or tribe against the, only on the basis of, फिर सुनिएगा योगेंद्र जी, only on the basis of caste or tribe against the members of the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, full stop। Objective to eradicate the discrimination, law to eradicate the caste-based discrimination, including only 3 categories। और फिर जी कहता है इक्विटी कमेटी, और वो इक्विटी कमेटी अगर मानक गुप्ता, अश्विनी दुबे, योगेंद्र यादव साथ में खा रहे हैं और मानक गुप्ता ने यादव जी को यादव जी कह दिया, यादव जी नाराज हो गए, तो यूनिवर्सिटी की इक्विटी कमेटी मानक गुप्ता के खिलाफ एक्शन ले लेगी। तो ऑब्जेक्टिव जो यूजीसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव था, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन, इन टू रेगुलेट द यूनिवर्सिटीज इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फेयरनेस, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, उसके कॉन्ट्रेरी 2026 का ये एक्ट। ठीक है, ओके अश्विनी जी। योगेंद्र जी बस एक कमेंट कर दीजिए, उसके बाद योगेंद्र जी को जाना है। बोलिए योगेंद्र जी। अश्विनी जी, मैं बहस से नहीं डरता, मैं वाकई ट्रेन पकड़ना चाहता हूँ चंडीगढ़ में। मैं तो आपसे पूरी लंबी। भाई साहब इसके थोड़ी देर बाद 10-20 सेकंड में फिर शायद चले जाते हैं छोड़ के ये। तो ये आलम है। सलीम भाई पढ़ते नहीं हैं कानून को, आ जाते हैं डिफेंड करने। मतलब आप समझिए, मतलब एक गजब की स्थिति है कि आप जो है किसी, ये उदाहरण के रूप में लीजिएगा, किसी क्रिमिनल का केस लीजिए, उसका डिफेंस लॉयर बन जाइए, कोर्ट पहुंच जाइए और बोलिए पढ़ा तो नहीं तुम्हारे केस के बारे में साहब, अगली बार आएंगे तब पढ़ लेंगे। अरे मुश्किल से डेट लगा है, बोलना सीखो यार। गजब की स्थिति है भाई, गजब की स्थिति है, मतलब गजब की स्थिति है। स्थिति ये है कि आज पहली बार ये पता चला चंद्रशेखर रावण जो हैं वो भी अपर कास्ट स्टूडेंट की तारीफ करते हैं। पहली बार पता चला हमको साला, इसके पहले हमको नहीं पता था कि चंद्रशेखर रावण को पता है कि अपर कास्ट स्टूडेंट कितना मेहनती है अपने स्कूल कॉलेज में। देखिए क्या कहते हैं चंद्रशेखर रावण। क्यों नहीं सरकार को आदेश करते? मैं आपसे चंद्रशेखर जी एक और सवाल पूछती हूँ, आपको ये सरकार का सुझाव थोड़ा ही था। सामान्य वर्ग का छात्र सड़कों पर आकर विरोध क्यों कर रहा है? आपको क्यों लगता है? आपको लगता है विरोध गलत है? नहीं, ये छात्र नहीं है, ये छात्र ही नहीं, सामान्य वर्ग का छात्र तो अपने भविष्य का ध्यान रखते हुए कॉलेजों में पढ़ रहा है। सुनिए ना, ठीक,
सामान्य वर्ग का छात्र, तो मैं पिछले मेरे 10-12 साल का एक्सपीरियंस ये है, मीडिया का भी, सरकारों का भी, आंदोलन का भी, कि मैं ये बहुत जिम्मेदार से कह सकता हूँ। अरे तो जो हम लोग भेदभाव ही नहीं करते हैं तो कानून काहे आ रहा है बाबा? ये कानून काहे घुसा पड़ा है जब हम भेदभाव ही नहीं करते? तो कानूनवा कहाँ से आ रहा है वो बताइए ना आप। और एक बात, चंद्रशेखर रावण, चलो कम से कम तुम्हारे मुंह से सच ही निकला, भले तुम नेगेटिव हो पॉजिटिव हो नहीं पता हमको, पर हो हमारे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मैं अपोलोजेटिक होकर नहीं बोल रहा हूँ, ये मत समझना मैं अपोलोजेटिक होता हूँ। मुझे मेरे पूर्वजों के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराता। मेरे परदादा जमींदार थे, आज भी सुनता हूँ, मेरे पिताजी बताते थे कि परदादा रोज शाम को घर पे निकल के जाते थे, SC ST OBC की सब की तरफ चल के आते थे, ये देखते थे कि शाम को किसके घर से धुआं नहीं निकल रहा है, और जिसके घर से धुआं नहीं निकल रहा होता है इसका मतलब उसके घर में खाना नहीं बन रहा है। और अगर उसके घर में खाना नहीं बन रहा है तो दादा जाके पूछते थे, का भाई यार काहे खाना नहीं बनता, का भा राशन नहीं बा, चल एक काम करते 2 महीना का राशन भेजा थी, तब तक अगर तुम्हार फसल होगी ठीक न फिर ले जाए। ये राजपूत हैं हम, हमें कोई ज्ञान ना दे। मैं अनअपोलोजेटिक होके भी कहता हूँ चंद्रशेखर रावण मेरा भाई है, क्योंकि वो अपने आप को द ग्रेट, एक वर्ड यूज करता है, मेरा मुझे कहना अलाउड नहीं है पर यूज करता है, गर्व है उसे अपने ऊपर, इसलिए मेरा भाई है। अब देखिए हमारी बहन, भाई तो हो गया, अब बहन की सुनते हैं। हमारी बहन मायावती जी क्या कहती हैं, आइए आपके लिए मैं उनका ट्वीट पढ़ देता हूं। ये है एक संतुलित ट्वीट। यार कब सोचा था किसी ने कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहते हुए मायावती जी पसंद आने लगेंगी। हमारी बहन मायावती ने, जब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूं, अब देखिए कई लोग मेरे को भी टोकते हैं, मेरी जाति के लोग, तू नाई जनता मायावती के। अरे भैया हम नाई जानित, लेकिन जितना जाने हई मायावती जी सबके बिना खड़ी रही, जितना जाने हई। और पढ़ब बताओ कि भाई कहाँ गलत रही, हमके जनबई करता है भाई हर बात चौड़े में रखता है, क्योंकि भाई को भगवान कृष्ण ने कहा है हर बात चौड़े में रखो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसि महीन तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, भगवान कृष्ण कहते हैं। हम तो चौड़े में रहेंगे भाई, अगर चौड़े में नहीं रहेंगे तो मरने से डरेंगे तो क्या मरेंगे नहीं? तो अगर पता चलता है मायावती जी ने कुछ उल्टा कहा है तो हम वही बताएंगे, आप चिंता ना करें। बहन मायावती ने जो न्याय की बात की, लॉजिकल बात की, काश यही बात हो जो शुरू में लिस्ट दिखाए थे आपको भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें लगभग 70% नेता थे, काश उनने भी सोची होती ये बात। दिग्विजय सिंह तो पल्ला झाड़ के साइड हो गए, क्या भाई उनसे पूछो इन लोगों, हमके क्या मतलब। सही भी है उनका, मैं गलत थोड़े मानूंगा उनको। अब एक बात समझिए, ये लगातार सुनते आए हैं कि ये अपर कास्ट ने हमको सताया, इसने हमको सताया। अब ये सड़क पर राजीव रंजन भाई एक ग्रेट रिपोर्टर है हमारा, बहुत ही लॉजिकल बुद्धिमान रिपोर्टर। अब राजीव रंजन सड़क पे उतरे, देखिए उनसे एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे ने क्या कहा, और मैं आपसे जानना चाहता हूं, कमेंट करिए और बताइए इस स्थिति में क्या होना चाहिए। सर मैं राजस्थान में एससी से हूँ, और सर हम एससी से हम, लेकिन हमारे जैसे बारातें चढ़ती है तो हमारे बारात पर तो पत्थर फेंकते हैं। कोई मेरे भाई की बारात 2021 में चढ़ी तो गांव के पीछे से चढ़ी, तो गांव में बारातें कौन भगाता है? एसटी समुदाय के मीणा। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा यूजीसी में? क्योंकि यूजीसी में तो ओबीसी ST SC नहीं, SC ST 3 है। तो सर अगर वो यूजीसी में तो फिर भी तो भेदभाव तो हमारे साथ मीणा कर रहे तो यूजीसी में बैठे हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि SC के साथ अगर ST करे तो क्या सोल्यूशन है? ये देखा आप लोगों ने, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ये तो स्थिति ये हुई कि भाई जो शेड्यूल कास्ट का है वो शेड्यूल ट्राइब द्वारा सताया जा रहा है। अब एक और स्थिति देखिए, यहाँ पे एक ओबीसी का लड़का है जिसको शेड्यूल कास्ट वालों ने परेशान किया है। इसे रिवर्स जातिवाद कहते हैं। रिवर्स जातिवाद क्या होता है जानते हैं आप लोग? रिवर्स जातिवाद का मतलब हुआ कि भाई तुमने किया था, हम उसका बदला ले रहे हैं। और किससे ले रहे हो? अपने हिंदू भाई से। बेशर्मो, शर्म नहीं आती? अरे कम से कम जिस व्यक्ति के नाम पे ये कर रहे हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सोच के देखो, उसकी 2-4 किताबें पढ़ लो तो ये दिमाग से फितूर उतर जाएगा जय भीम जय मीम का।
और समझोगे कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने महान व्यक्ति थे, और उनसे बड़ा हिंदू अभी की भाजपा में नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, ये भी याद रखना। ये देखिए वीडियो आप, रिवर्स जातिवाद कैसे होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऊपर आपको गांव के अंदर जूते की माला पहना दी गई। जूतों की माला पहना दी गई थी। 22 जनवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो उसके शुभ अवसर पर हमने हनुमान चालीसा का पाठ कराया था अपने शाहपुर चौधरी के मंदिर पे। 26 तारीख को मैं रैली में जा रहा था, तो मुझे वहाँ पे बीच राह में रोक लिया जाता है। तो वहाँ पर जैसे हाथापाई होती है मेरे साथ, मुझे बाइक पे बैठाया, 4-5 लड़के थे, तो मुझे गाँव में घसीट कर लेके जाता है वो बाइक से। तो जैसे मुझे गांव में लेके गए, मुझे वहाँ पे मारा जाता है, मुझे वहाँ पे गाली गलौज की जाती है, मेरे हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज की थी इन लोगों ने। इतना ही नहीं, मेरी माता जी वहाँ पे पहुँचती है, उनके साथ भी हाथापाई होती है, गाली गलौज करते हैं ये लोग। उसके बाद चप्पल जूतों की माला इन्होंने तैयार की थी, जो कि मेरे गले में डाली ली। पूरे गाँव में हमको घुमाया जाता है। अब एक बात सुनिए मेरी, मान लेते हैं एक डीएम साहब है, उनकी तनख्वाह 2 लाख है, उनका चपरासी उसकी तनख्वाह 50,000 है, 30,000 है, 40,000 है। डीएम साहब चूंकि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, इसलिए अपने फीस का, अपने लौंडे का, अपने बेटे का फीस 0 पे करते हैं। तनख्वाह उनकी 2 गुना है, पर अपने लौंडे का फीस 0 देते हैं। जो चपरासी है बेचारा, वो आता है ब्राह्मण समाज से, उसके लड़के का फीस है 2 लाख रुपया, इसको उसी 40-50,000 में बचा बचा के फीस जमा करना है। ये है जातिवाद, ये है रिजर्वेशन का जलवा। समझ रहे हैं आप लोग। एक और देखिए, ये जब मैंने जातिवाद किस आधार पे होते हैं उसके कुछ आंकड़े निकाले। पहले तो वो कह रहा था एनसीआर भी कोई आंकड़े देता ही नहीं है, फिर मैंने एआई को थोड़ी उंगली कड़ी, थोड़ा डंडा कर, जानते हैं आप सब भी करते होंगे। तो देखिए कैसे जातिवाद के आंकड़े हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, सुनिए आप। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। क्लैरिटी तो मिल गई होगी। तो जो ओबीसी का लड़का इसका विरोध कर रहा है कि यूजीसी का एक्ट क्यों हटा रहे हो, इसका मतलब आप तो छुपना चाहते हो इसके पीछे। आपको इसके पीछे छुपना है ना, क्योंकि आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं भाई साहब। अब देखिए वामपंथी भी आ गए हैं सड़क पे। वामपंथी का मतलब ये होता है वो आदमी जो 50 वर्ष की उम्र में भी कॉलेज में रहे, जिसके बीवी बच्चे तक कॉलेज में आ जाए तब भी वो कॉलेज में रहे, वो होता है असली वामपंथी। अब वामपंथी भी सड़क पे उतर चुके हैं, ये देखिए। वैसे जो अपर कास्ट के लोग इनको देख रहे हो, ये आप लोगों को ज़्यादा अमीर नहीं लग रहे। इनके कपड़े देखिए, इनका जैकेट देखिए, जो लिख के पीछे लाए हैं वो देखिए। मुफ्त में तो होता नहीं होगा, क्या बोलते हो। और ये अंकल लोग जो हैं, ये 5 लोग खड़े हो जाते हैं सड़क पे और लगाने लग जाते हैं नारे। इन लुच्चों को, इन वामपंथियों को, इन लुच्चों को काश पीयूष मिश्रा का लल्लन टॉप का एक शो है जिसमें पीयूष मिश्रा ने कहा कि कम्युनिस्ट गिरी ने मेरा करियर, मेरी जिंदगी, मेरे माँ बाप सब खा लिए, कुछ नहीं मिला मुझे। तो कम्युनिस्ट गिरी बंद करो, परिवार का ध्यान रखो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। कम्युनिस्टों तुम्हें तो रसातल में डाल दिया। जिस प्रधानमंत्री को अभी तुम गरिया रहे थे अपने नारेबाजी में, उसी प्रधानमंत्री ने तुमको रगड़ दिया। तुम्हारा जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट था माओवाद, उसको अमित शाह ने निपटा दिया। तो अमित शाह, मोदी ने बड़े अच्छे काम भी करे हैं। और एक बात, कांग्रेस वाले खुश हो रहे हैं कि अब हमारे पास वोट आएगा। तुम्हारे पास तो कभी नहीं आएगा, नोटा चला जाएगा साला, पर तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो आज सवर्णों को मेरा सिर्फ इतना कहना है, सवर्णों को नहीं, हिंदुओं को इन लार्ज, सबको, इस बार जब वोट करने जाना, इस बात का ध्यान रखना कि कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे ख्याल। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं, कैंडिडेट बेस वोटिंग होनी चाहिए। कैंडिडेट कौन है, वो कैसा है, उस पर वोट डालिए। पार्टियों के चक्कर मत पड़िए। विशेष रूप से सवर्ण समाज, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हारा दिमाग खराब करा। सबसे ज्यादा अंधभक्त तुम बने।
तुम्हें ये राष्ट्र का जो ये पागलपन है ना तुम्हारे दिमागों में, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, राष्ट्र नहीं धर्म पहले आता है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। तो मेरा यही कहना है तुम सबसे, वोट डालते समय कैंडिडेट देखो। अगर तुम्हें ये लगता है वो मुसलमान है पर तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बातें मान लेगा, उसको वोट दो। कोई समझ में नहीं आता, नोटा को दो। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत आभार आप सभी। अरे हाँ, एक रह गया भाई, कमेंट नहीं पढ़े, क्षमा करना भैया। 2-4 कमेंट आए हैं, पढ़ लेते हैं वो भी। दीपक सोमवंशी कहते हैं जय श्री राम भाई मेरे। योगी जी हाथ जोड़ रहे हैं, आपको भी। सूरजमणि कह रहे हैं राइट भैया। अब सूरजमणि भाई बहुत बहुत धन्यवाद। उदय सिंह कह रहे हैं जय श्री राम। शत्रुंजय तिवारी गुरुपालागी। और एक बात कहा भुलाइए, हमारे गांव में गुरुपालागी कही जाता है। गुरु मतलब पंडित जी, वो चाहे क्यों गुरु रहे, और कुल जात का मनाई है कहते हैं। ऐसा नहीं बक एक दो जात का, कुल जात का आदमी कहते हैं गुरुपालागी। तो शत्रुंजय गुरुपालागी। देवव्रत मिश्रा, शुभ संध्या सुशील जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गोप बंधु बारीक जी कह रहे हैं आखिर बीजेपी क्या चाहता है, क्या भारत में कोई ऐसा पार्टी नहीं जो जनता के दुख। अरे बारीक साहब, आप कैंडिडेट पे ध्यान दो ना यार, कैंडिडेट कितना अच्छा है उस पर फोकस करो। कोई भाजपा जो वोट देना जरूरी थोड़ा है, तुम अपना कैंडिडेट देखो, तुम्हें लगता है टीएमसी का अच्छा है, उसको दो वोट। भाई मैं ये कह रहा हूं कैंडिडेट तुम्हारे लिए कैसा है उस पर ध्यान दो, तुम्हें फायदा है कि नहीं उस पर ध्यान दो। एक मुश्त में वोट डाल के देख लिया क्या मिला। हरिकांत जी आए हैं, जाति का बात आपके माउथ अच्छा नहीं लग रहा। अरे भैया हरिकांत, आप यार अब इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर, एक बार दोबारा न बताओ यार। ठीक बात, आपने वीडियो अगर नहीं देखा पूरा तो अब कुछ नहीं कर सकते। शत्रुंजय तिवारी कह रहे हैं ये अब हक का जंग है, जब तक नहीं मिलेगा लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, ये सोचिए, ये मत सोच के बैठिए सुप्रीम कोर्ट ने सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं। 19 मार्च तक स्टे लगा है। जिसे हमने सिर्फ बैठाया वो शेर की खाल में भेड़िया निकला। अरे हमको वो याद आ रहा है, क्या नाम था उनका, अभी एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे चंद्रशेखर सिंह, वो था ना जिस हाथों ने तिलक लगाया कि जिस राज तिलक देने की उसी हाथ में शक्ति है सर उतार लेने की। तो शत्रुंजय गुरु जी सपोर्ट, बाबा को ही सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट है, बाबा को हटा नहीं सकता जी शत्रुंजय भाई। मेहताब सिंह भाटी कह रहे हैं जय भवानी, जय भवानी। हमको इजराइल की तरह एक देश दें हम अब ज़्यादा हो गया शत्रुंजय बाबा, सबका सिर्फ विश्वास लेकर पीठ पर खंजर घोपा। ये भी बात सही है सर, आप जल्दबाज मत करो, पेशेंट इज रियल ऑर्नामेंट। देखो भैया हरिकांत जी, मैं जो है, जो मेरे विचार आप सुन रहे हैं कुछ नया नहीं है। मेरे विचार शुरू से रहे हैं कि नेशन फर्स्ट नहीं, धर्म फर्स्ट। ठीक है, ये याद रखना। तुलसी देशमुख कह रहे हैं जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। विवेकानंद जी कह रहे हैं अग्रीड भाई। भैया आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट किया। राजा राम कह रहे हैं मायावती जी को काम मत समझिए, यह इतना जानती है कि ऐसे वाला वोट मायावती को ही मिलेगा, और अगर कुछ भी बोल शरण समाज के साथ लिया, एक तीर से दो निशाना, यह राजनीति। तो ठीक है भाई, हमें समस्या नहीं है, मायावती जी हमारा ख्याल रखें, प्रॉब्लम क्या है उसमें, हम क्यों किसी के उसमें बंधे। आपको सीखना है, आप यादवों से सीखो, बंधते नहीं। 2014 में यादवों ने मोदी जी को वोट डाला है, ऐसा नहीं कि आपसे कम हिंदू हैं यादव। और मैं यदमुल्ला शब्द के सख्त खिलाफ हूं। मैं तो, मेरा बस कोई मेरे सामने बोले मैं पीटूंगा उसको। यादव हमारे भाई हैं। अगली बार मैं सच बता रहा हूं, कई लोग लिखते हैं यदमुल्ला, मुझे गुस्सा आ जाता है। आशा उपाध्याय, सुअरों को खोजो जेएनयू के गेट के बाहर से आते होंगे जी आशा जी, बहुत अच्छा कमेंट है आपका। राजीव वाशने जी, सुशील जी, आप जैसे यूट्यूबर बहुत कम हैं जो कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट हैं। भैया यही तो आशीर्वाद है आपका, पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने में तो मज़ा है। भाजपा सवर्णों को अपनी जूती पे रखती है भैया, यही तो दुख है कि भाजपा नहीं, आप इस बात को समझिए, भाजपा नहीं, जो हमारा जो सनातन धर्म है वो ये सिखाता है कि सबको जोड़ो। पर विवेकानंद उसमें एक स्टार लगा के चले गए थे, कंडीशंस अप्लाई। उन्होंने कहा था विवेकानंद ने, जो अपना है उसको दाहिने हाथ से पकड़ो, बाएं हाथ से सबको जोड़ो। बीजेपी बाएं हाथ से भी नहीं पकड़ रही अपने कोर वोटर को, वो ईद पे ईदी देती थी, भूल गए? अभी तो भिजवाई मोदी जी ने, 32-35 लाख लोगों को ईदी भिजवाई थी।
इनका मन है कि कहीं से वोट बैंक कट जाता मुसलमानों का तो हम भी मुसलमानों का वोट ले लेते। क्या बात है, महिमा अपरंपार है। चलिए आज के लिए इतना ही बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े, और बहुत सारा प्रेम स्नेह। जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय।